Hello student, in this video I will talk about for what is the atomic model and what is the structure of the atom. You know that in my previous video I will talk about for what is the fundamental particles, that is the electron, proton and neutron, but here we have to talk or we have to discuss about how the atoms looks like or what is the structure of the atom. Clear? Many more chemists or scientists, when they were involved in, they make their interesting to see that how the atoms or what is the structure of the atom, how the atoms are being look like. So the atomic model we just study or we will talk about for the atomic model, and in atomic model we have to talk about the structure of the atom. Clear? So it is also considered as the atomic model, and atomic model are broadly classified into two parts. First one is the classical atomic model and the second one is the modern atomic model or quantum mechanical model of the atom. Clear? So first I will talk about for the classical atomic model. In classical atomic model we have to discuss about the three model, that is the Thomson model, which is also considered as the plum pudding model, Rutherford nuclear model, and last one is the Bohr model, which is given by the Niels Bohr. Okay, आज सभी लोगों को आज हम लोग को ये एटॉमिक मॉडल के बारे में कंसीडर करना है। आप सभी लोग जानते हो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि कैसे कैथोड को डिस्कवर किया गया, कैथोड रेस को डिस्कवर किया गया, कैसे एनोड रेस को डिस्कवर किया गया, कैसे न्यूट्रॉन को, सो ऑन। लेकिन आज हमें ये डिस्कस करना है कि आखिर ये जो एटम है ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर की चीज़ें को, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो हमने क्लियर कर लिया कि ये प्रेजेंट होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि एटम देखने में कैसा होता है या उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये सारी जो जानकारी है हमें एटॉमिक मॉडल में मिलेगा, और एटॉमिक मॉडल को हम दो पार्ट्स में कंसीडर करेंगे, क्लासिकल और मॉडर्न। तो पहले हम क्लासिकल की बात करते हैं। क्लासिकल में सबसे पहला जो मॉडल है वो थॉमसन मॉडल है, और थॉमसन मॉडल वो हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा है। यहाँ पर ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो है वो थॉमसन ने ही दिया एटम को लेकर। अब एटम को लेकर इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इन्होंने 1904 में एटम को लेकर अपना कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने डाल्टन की बातों को कंसीडर करके ये कहा कि एटम जो होगा वो स्फेरिकल इन शेप होगा, और इसमें जो स्फेरिकल शेप एटम का, इसमें दो तरह के मैटर्स, दैट इज द पॉजिटिव मैटर, नेगेटिव मैटर एक साथ रहेंगे। एटम जो है वो न्यूट्रल होगा, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही साथ रहेंगे तो एटम टोटली न्यूट्रल हो जाएगा। और ऐसे में उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल, जैसे वाटरमेलन की बात करें, वाटरमेलन जो, अगर हम वाटरमेलन की बात करते हैं तो वाटरमेलन में रेडिस पार्ट और उसमें जो सीड इमिडिएट फॉर्म में होता है, तो अगर हम रेडिस पार्ट को कंसीडर करें तो वो समझ लीजिए पॉजिटिव पार्ट हो गया, और जो सीड है वो नेगेटिव पार्ट हो गया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को एटम को लेकर समझाया, लेकिन काफ़ी हद तक थॉमसन की जो बातें थी वो सही नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि जिस इलेक्ट्रॉन को आज हम जो नेगेटिव मैटर के बारे में बात कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन है, और जो पॉजिटिव मैटर है वो प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये सारी चीज़ें तो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पर ये जो थॉमसन ने अपनी बातों को समझाया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम की होता है ये, उन्होंने इस तरह से अपनी बातों को रखा, लेकिन काफ़ी दिन तक उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल आया। और रदरफोर्ड जो न्यूक्लियर मॉडल है वो 1911 में रदरफोर्ड ने इसको समझाया और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन अपना दिया। अब ये रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल है क्या, इसके लिए आप देख रहे हो कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और सबसे जो बढ़िया जो अचीवमेंट रहा इसमें रदरफोर्ड का,
कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और इसीलिए इस मॉडल को नाम दिया गया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल इसलिए क्योंकि यहाँ इस मॉडल में एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन्होंने। और एटॉमिक न्यूक्लियस को कैसे डिस्कवर किया, इसके लिए वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उस एक्सपेरिमेंट का नेम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा कि उन्होंने कैसे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इसके लिए उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स, आपको पता है, जैसे जिसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट करता हो, बहुत सारे रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं, और एक थिन गोल्ड फॉयल लिया, क्लियर, और थिन गोल्ड फॉयल के चारों तरफ से जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दिया ऐसे। और जब एक्सपेरिमेंट जब होना शुरू हुआ तो उन्होंने देखा क्या कि जब अल्फा पार्टिकल जो है वो थिन गोल्ड फॉयल से जब स्ट्राइक करता है तो वहाँ पर बहुत सारी स्कैटरिंग दिखाई देता है, यानी बहुत सारे जो आपका लो कि ग्लोइंग स्ट्रक्चर जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है उस पर बनना शुरू हो जाता था। तो अब रदरफोर्ड ये सोचने में लग गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या ये जो गोल्ड फॉयल जो हमने लगाया है इस पर जब अल्फा पार्टिकल्स या जो भी इससे पार्टिकल्स निकल रहे हैं इससे स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक होने के बाद स्कैटरिंग हो रही है, तो आखिर ये स्कैटरिंग क्यों हो रहा है। तो उन्होंने उसको और डीपली उसको कंसिडर किया और लास्ट में देखा कि जो गोल्ड फॉयल है उसमें बहुत सारे एटम होते हैं गोल्ड के, और जैसे ही हम अल्फा रेज वहाँ से पास करते हैं गोल्ड फॉयल से, तो जो एटम है, तो एटम जो स्फेरिकल शेप का है वहाँ पर उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो सबसे ज़्यादा जो देखा वो सेंटर से हो रहा था। ठीक है, सेंटर से ज़्यादा डिफ्लेक्शन होने की वजह से उन्होंने ये प्रेडिक्शन दिया कि इस एटम के सेंटर में कोई ऐसा रिजिड पार्ट है जो इस डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसमें ऐसा कोई पार्ट है जो इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, यानी आगे की तरफ जाने नहीं दे रहा है। लेकिन ऊपर और नीचे से जब रेज पास होते थे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता था, यानी वो जगह इम्पटी है, वहाँ कोई ऐसा मैटर है जो उसको उसका यानी अल्फा पार्टिकल का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। आपको पता है अल्फा पार्टिकल जो है वो 2 यूनिट चार्ज जो हीलियम का है उसी को अल्फा पार्टिकल कंसीडर किया गया था। और इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि एटम के सेंटर में एक ऐसा पार्ट होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज बाद में पता चला वो किसी और का नहीं बल्कि न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब रदरफोर्ड ने अपने स्टेटमेंट में आगे बताया कि जो एटम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है, हर एक एटम के सेंटर में होता है, और दूसरा स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। रदरफोर्ड ने अपनी बातों में, अपने स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ों को उन्होंने समझाया और वहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियस के रेडियस को, एटम के रेडियस को समझाया कि जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होता है, और जो एटम का रेडियस होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर, सो ऑन। तो इस तरह से उन्होंने एटम और न्यूक्लियस के रेडियस को भी डिफाइन किया, क्योंकि एटम अगर रेडियस बड़ा होगा, न्यूक्लियस का रेडियस छोटा है, तभी वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, और एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो थी वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर ही उसको देखा गया, और उसके बाद रदरफोर्ड को एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए उनको उसका श्रेय दिया, उसका कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया इसमें। अब आगे हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल के बाद भी एक मॉडल हमें अभी आगे कंसीडर करना है जिसका नाम है बोर मॉडल, जिसमें निल्स बोर ने ये मॉडल को दिया था 1913 में। ठीक है, आखिर रदरफोर्ड का मॉडल क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, क्यों लोग एक्सेप्ट नहीं किए, इसके पीछे क्या कारण है। तो आपको सबको पता होगा कि रदरफोर्ड जो मॉडल अपना बताए थे उस मॉडल में कमी क्या थी। उन्होंने एक चीज़ ये कहा कि जो एटम होता है, एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है, नो डाउट सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, लेकिन जो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस है
स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस का मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर मैंने ये कोई एटम स्फेरिकल है और एटम के सेंटर में ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के बाहर ये जो जितना भी एरिया आप देख रहे हो इसको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट होता है। और इस ऑर्बिट में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है और वो जो रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन वो कंटिन्यूअसली करता है। ठीक है, इसी बात पर जो उन्होंने ये बात कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, जब मैक्सवेल की थ्योरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो थ्योरी है उसमें ये लिखा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ अगर रिवॉल्व करता है कंटिन्यूअसली तो वो एक तरह की एनर्जी यानी एक तरह की रेडिएंट एनर्जी वो इमिट करेगा। और अगर वो एनर्जी इमिट करता है तो एनर्जी इमिट करते 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 एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि वो जो दूसरा जो चार्ज है यानी जो रिवॉल्व कर रहा है वो जिसके रिस्पेक्ट में रिवॉल्व कर रहा है वहां पर जाकर वो उसके ऊपर गिर जाएगा और पूरा जो है सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैक्सवेल की बातों को यहाँ पर सीधा रदरफोर्ड के मॉडल में कंसीडर किया गया। जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो एरिया है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, यानी एक चार्ज के रिस्पेक्ट में दूसरा चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, यानी एक चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया दूसरा चार्ज जो है वो ये न्यूक्लियस हो गया। तो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन भी एक तरह की एनर्जी को इमिट करता है या इमिट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करेगा तो ऐसा समय भी आएगा, एक ऐसा स्थिति एक ऐसा सिचुएशन भी आएगा जिस समय इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाए और वो जाकर न्यूक्लियस में फॉल कर जाए। तो ऐसे केस में वो पूरा का पूरा जो मॉडल है वो पूरा का पूरा जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा तो एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करना रदरफोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब रदरफोर्ड के पास ऐसा कोई स्टेटमेंट था ही नहीं कि वो इसको एक्सप्लेन कर पाए या इसको समझा पाए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। यानी हम रदरफोर्ड के मॉडल में तो एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करते हैं, लेकिन अगर स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात करें तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो पूरा का पूरा यहाँ से डेविएट हो गया, क्योंकि उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम समझा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो थ्योरी मैक्सवेल ने सामने रख दिया सबके, उससे रदरफोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और इसके लिए जब रदरफोर्ड अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इस फैक्ट को वो बता नहीं पाए, तो हम दूसरे मॉडल की तरफ प्रोसीड कर गए। और जो अगला मॉडल है वो है बोर मॉडल, जिसको निल्स बोर ने दिया था 1913 में। अब निल्स बोर के मॉडल को, जिसको हम बोर मॉडल या आप कह लो बोहर मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, तो इस मॉडल को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसलिए आप ये सब इसको कंसीडर कर लीजिएगा और अगले वीडियो में हम बोर मॉडल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे।